हेलो दोस्तों, आज फिर आप सभी लोगों को इस परिवर्तन के यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है इससे पहले आप लोगों ने देखा भी होगा कि परिवर्तन के यूट्यूब चैनल पर जो है सीटेट से संबंधित हमने शिक्षण विधियाँ डाला था। लेकिन उससे पहले हम लोग आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो लोग सीटेट का नए लोग जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं, तो उससे संबंधित हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिससे हमको सीटेट से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर आपके बनाए जाते हैं या जहां से क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं, उन सभी टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उन्हीं टॉपिकों से संबंधित हम लोग सीटेट का जो एक सिलेबस है उस सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं और इस सीटेट की दृष्टिकोण से कौन सा टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हमको ज्यादा फोकस करना है या उसका हमको ज्यादा अध्ययन करना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम उन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं और जिनका जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस से जो भी आपके व्यवहारिक या फिर जो पैडागोगी से संबंधित या फिर जो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट से, तो उन सभी चीजों से संबंधित हम लोग बात करेंगे और हर एक टॉपिक पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा भी करेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और इनका संबंध या फिर इसका स्थान सीटेट में किस तरह का है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा सीटेट का सिलेबस देख लेंगे, फिर इस सिलेबस से संबंधित जो भी आपके टॉपिक हैं इसी यूट्यूब के परिवर्तन के यूट्यूब चैनल पे आपको एक एक टॉपिक करके वीडियो आपका डाल दिया जाएगा और उसी के द्वारा हम लोगों का जो सीटेट से संबंधित तैयारी है वो तैयारी आपके लिए बहुत ही सुगम और सरल हो जाएगी, जिसके द्वारा आप आसानी से सभी तरह के जो सीटेट से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं उन सभी तरह के क्वेश्चनों का आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के देखने से हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि किस दिशा में और कितनी मात्रा में किस टॉपिक का हमको अध्ययन करना होता है। तो इसके लिए हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक का उस सीटेट के सिलेबस में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो उसी से संबंधित आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो कि आपका सीटेट है। सीटेट की यहाँ पर अगर बात करें तो जो आपका सीटेट है, इस सीटेट से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग यही सिलेबस आपका टेट में भी होता है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि जो सीटेट का आपका सिलेबस होता है इसी सिलेबस में आपका जो टेट से आपके जो टेट का आपका सिलेबस होता है वो टेट भी आपका लगभग सेम टू सेम होता है। व्यवहारिक रूप से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेट और सीटेट है इसमें केवल अंतर थोड़ा सा इतना पाया जाता है कि यहाँ पर जो भी चीजें पूछी जाती हैं वो सामाजिक वातावरण के सापेक्ष में पूछी जाती हैं और अगर हम लोग यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वैज्ञानिक वातावरण को ध्यान में रख करके क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं और जो सिलेबस आपका होता है वो तो हम लोग सीटेट की बात कर रहे थे। तो सीटेट की अगर हम लोग बात करें जो सीटेट का आपका सिलेबस है, इस सिलेबस का लगभग अगर इस सिलेबस के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है तो समथिंग लगभग यही सिलेबस आपका टेट में भी होता है। बस थोड़ा जो क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आंसरों में थोड़ा बदलाव देखने को पाया जाता है। बाकी जो सिलेबस आपका होता है वो सिलेबस लगभग आपका सेम होता है, एक ही प्रकार का होता है। और इसी सिलेबस से संबंधित जो एक आपका जो पेपर होता है जिसको आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं, वो सुपर टेट में भी सीटेट के काफी सारे आपके टॉपिक जो हैं वो टॉपिक आपका उसी सुपर टेट के टॉपिक में आपको मिल जाएगा। जहां से हम लोग जब यहाँ पर चर्चा करेंगे तो उन टॉपिकों के बारे में बात भी करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपका ये सुपर टेट में मिलेगा और कौन सा टॉपिक आपका टेट में भी आप देख सकते हैं या फिर उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग सीटेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीटेट में कुछ पार्ट होते हैं, उन्हीं पार्टों के अंतर्गत टॉपिकों को डिवाइड किया जाता है जहां पर उन चीजों को ध्यान में रख करके उन टॉपिकों को अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक आपका सीटेट में आता है वो आपका होता है बाल विकास एवं अध्यापन। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी टॉपिक के अंतर्गत कई सारे टॉपिक आपके रखे गए हैं जिसके द्वारा बाल विकास से संबंधित जो विशेषताएं हैं
या अध्यापन जिसको आप शिक्षण आप कहते हैं, या किस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए बाल विकास के अंतर्गत, उन सभी बिंदुओं से संबंधित इस विशेष टॉपिक में आपके टॉपिक शामिल किए गए हैं, जिसको आप बाल विकास एवं अध्ययन के नाम से जानते हैं, आप देखते हैं। इसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो पहला टॉपिक आपका आता है वो विकास की अवधारणा जिसको बोला जाता है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम संबंध, ये आपका टॉपिक आता है। इसी टॉपिक के अंतर्गत जिसको बाल विकास या अध्ययन हम जिसको बोलते हैं, तो ये टॉपिक आपका इसी बाल विकास के टॉपिक में शामिल किया जाता है। जहां पर शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम संबंध। यहां पर हम देखेंगे कि ये टॉपिक किस तरह का है। अगर आप इस टॉपिक की बात करें तो इसमें से लगभग आपके 3 या 4 क्वेश्चन आपके हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं, जो कि बाल विकास की अवधारणा या बाल विकास की जो अवधारणा है उसका अधिगम के साथ में किस प्रकार का संबंध है, वो टॉपिक आपका यहां से होता है, जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो आपको पता होगा विकास की अगर बात की जाती है तो विकास का संबंध परिवर्तन से आपका होता है, और परिवर्तन की अगर यहाँ पर बात की जाती है तो परिवर्तन जो बाल विकास की अवस्थाओं में विशेष रूप से आप देखने को पाते हैं, उन सभी अवस्थाओं में किस प्रकार का विकास बालक का होता है, और उस विकास के अकॉर्डिंग जो विकास आपका चल रहा होता है बालक का प्रत्येक स्टेज में, उस विकास के अंतर्गत उस अधिगम या सीखने का जो विशेषता होती है उसके साथ में उस अवस्था का क्या संबंध है, या उस स्टेज का क्या संबंध होता है अधिगम के साथ में, उसका संबंध इस टॉपिक में देखा जाता है, जिसको हम लोग बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम संबंध कहते हैं। तो आप लोग पढ़ते भी होंगे, अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत आप लोगों ने देखे होंगे, जो कि प्रत्येक अवस्था में या प्रत्येक कक्षा के संबंधित आपकी सिद्धांतों का निर्माण किया गया है, कि कौन सा सिद्धांत छोटे बालकों के लिए उपयुक्त है, कौन सा सिद्धांत बड़े बालकों के लिए उपयुक्त है, कौन सा माध्यमिक स्तर का होता है या प्राथमिक स्तर का या उच्च स्तर का, कौन सा सिद्धांत या जो पुरस्कार दंड वगैरह जो आप लोग पढ़ते हैं वो सभी इन्हीं अधिगम के सिद्धांतों के ऊपर आधारित होते हैं, जो कि विकास की प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए उन सिद्धांतों का हम लोग अध्यापन के इस विषय वस्तु में प्रयोग करते हैं, जहां पर इस विषय के अंतर्गत इन सभी विशेषताओं को शामिल किया जाता है। तो समझ में हम लोगों विशेष रूप से देखना ये चाहिए कि विकास की अवधारणा एवं अधिगम का जो संबंध है, कहने का मतलब यह है कि जो विकास आपका होता है, बालक का जो विकास होता है या फिर उसमें जो परिवर्तन होते हैं, इस परिवर्तन और विकास का अधिगम के साथ में क्या संबंध है, इसी संबंध को हम लोग इस विकास की अवधारणा एवं अधिगम के संबंध के रूप में देखते हैं। तो इस टॉपिक का विशेष स्थान आपका इस सीटेट में रखा गया है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं, या फिर जो भी आपका सीटेट का प्रैक्टिस सेट है वहां पर भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। आपको इस टॉपिक से हमेशा 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसी के आगे जो आपका एक टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत, जो दूसरा टॉपिक है आपका बाल विकास का सिद्धांत, बाल विकास का सिद्धांत। इस टॉपिक की अगर बात करते हैं तो ये टॉपिक आप यहां से भी आप सीख सकते हैं। आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे, जिस चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा, और उस चैप्टर का नाम आपका आता है अभिवृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि एवं विकास। इससे आपके हमेशा 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस सेट उठा करके देख लीजिए, वहां से आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे हमेशा। अभिवृद्धि और विकास से संबंधित जो सिद्धांत आपके दिए गए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से हमेशा पूछे जाते हैं, जहां पर बाल विकास के सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। और इस टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अभिवृद्धि एवं विकास की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा
कि इस टॉपिक का विशेष स्थान होता है और इसी टॉपिक के आधार पर जो भी आपका बाल विकास से संबंधित विचारधाराएं या अवधारणा या जो सिद्धांत या फिर बालक के विकास करने की जो प्रक्रिया होती है या फिर जो सामाजिक वातावरण जो होते हैं, उन सभी से संबंधित जो कि हमको विषय वस्तु में एक वैज्ञानिक रूप से जो विचारधारा देखने को मिलती है, वो हमको इसी पाठ में मिलता है, जिसको अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इस अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत में आप लोगों ने पढ़ा होगा निश्चित दिशा का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का सिद्धांत और विकास लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत आपके हैं जो कि अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। और यही सिद्धांत आपके बाल विकास के सिद्धांतों के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो इस टॉपिक का भी हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि अभिवृद्धि और विकास से संबंधित किस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं और वहां पर इस क्वेश्चनों का क्या स्थान होता है आपका। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक को हम लोग बाल विकास का सिद्धांत कहते हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व किया होगा तो वहां पर देखा होगा कि शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बताइए कि ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वहां पर बहुत सारे विकास के सिद्धांत आपके दिए जाएंगे और उस सिद्धांत में आप लोगों को बताना होगा कि अगर ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो विकास के किस सिद्धांत पर आपका आधारित है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो कई सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल जाएंगे, चाहे वो शिक्षण से लेकर के पूछी जाए हो, चाहे आपका जो है अधिगम से संबंधित पूछे गया हो, वो सारी चीजें आपके इसी सिद्धांतों पर आपका आधारित है। अब इसी के आगे एक नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका माना जाता है, जो कि आपका देखे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। लगभग जितने भी पेडागोगी के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्रत्येक पोर्शन में, चाहे वो आपका मैथ का पोर्शन हो, चाहे आपका एनवायरनमेंट का पोर्शन हो, और चाहे वो आपका हिंदी का पोर्शन हो, चाहे आपका कोई भी पोर्शन हो सीटेट में जो आपके होते हैं, उन सभी में सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, जहां पर बालक के सामाजिक संतुलन से संबंधित जो संस्थाएं और जो विचारधाराएं आपकी होती हैं, उन सभी विशेषताओं को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जहां पर बालक को सामाजिक संतुलन और सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित उनके सर्वांगीण विकास का उद्देश्य शामिल किया जाता है, जिसको हम लोग बाल विकास के इस टॉपिक में देखते हैं, जिसको सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। इस प्रक्रिया में विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक आपका मुख्य टॉपिक जो होता है इसी में अभिभावक, और एक आपका होता है अध्यापक, और एक इसी में आपका आता है विद्यालय जिसको आप बोलते हैं, और एक इसी में आपका आता है सहपाठी या मित्र मंडली, जिसको आप कह सकते हैं मित्र मंडली आपका सहपाठी। इन तीन चीजों, इन चार विशेष जो ये आपके सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है, इस सामाजिकरण की प्रक्रिया में बाल विकास के क्षेत्र में इन चार क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है, जो कि अभिभावक या अध्यापक या विद्यालय या मित्र मंडली के रूप में देखा जाता है। मतलब आप इसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि अगर बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया की बात हो रही है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया का विकास करने में अध्यापक और अभिभावक या मित्र मंडली या विद्यालय का विशेष योगदान होता है। जहां पर आप इस ढंग से भी इसको देख सकते हैं, जैसे आरटीई 2009 जो आपका अधिनियम, जो कि आपका कानूनी अधिकार अधिनियम शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया गया है, वहां पर आप देखे होंगे कि अध्यापक से संबंधित या अभिभावक से संबंधित या विद्यालय से संबंधित कई सारे धाराओं का निर्माण किया गया है और उनके कर्तव्यों को दिखाया गया है कि एक अभिभावक का क्या कर्तव्य होना चाहिए बालक के प्रति, एक अध्यापक का क्या कर्तव्य होना चाहिए। वो कई सारी धाराएं जो है आपकी उन धाराओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो उसी से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभिभावक को लेकर के, परिवार को लेकर के, पड़ोस को लेकर के, समुदाय को लेकर के, समाज को लेकर के, विद्यालय को लेकर के, उन सभी तरह के विशेषताओं से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
वो सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित होता है। और अगर हम इस प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें पेडागोगी से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपको प्रत्येक पोर्शन में 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे जो कि सामाजिकरण की प्रक्रिया से आपका संबंधित होगा। और इसी के अंतर्गत जो कि बाल विकास एवं अध्यापन का जो टॉपिक है, इसी टॉपिक के अंतर्गत एक और टॉपिक आता है जिस टॉपिक को आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा और उससे काफी सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जिसको हम लोग कहते हैं। और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो आपके टॉपिक शामिल किए गए हैं उन टॉपिकों की अगर हम लोग बात करते हैं या उनसे संबंधित जो विषय आपके रखे गए हैं अगर उनकी हम लोग बात करते हैं तो आप लोग देखे होंगे ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 3 सिद्धांतों का विशेष स्थान होता है, जहां से हमेशा सीटेट में 5 या 6 अंक हमेशा पूछे जाते हैं। 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से हमेशा पूछा जाता है। आप प्रैक्टिस सेट उठा करके देखिएगा, वहां से इन 3 सिद्धांतों से संबंधित आपके 4 या 5 क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें से एक आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे का सिद्धांत है। और दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाइगोटेस्की, वाइगोटेस्की। और दूसरे अगर मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो उसमें कोहलबर्ग, कोहलबर्ग। ये 3 मनोवैज्ञानिक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिससे हमेशा आपके 4 या 5 क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। या फिर आप यूं कह लीजिए कि सीटेट में अगर आप बाल विकास से संबंधित किसी टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और आपको अगर जीन पियाजे या वाइगोटेस्की या कोहलबर्ग के सिद्धांत का ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सकते हैं। जो भी आपके टॉपिक ये शामिल किए गए हैं, जैसे हम लोग बाल विकास की बात करें या सामाजिकरण की प्रक्रिया की बात करें या विकास की अवधारणा की बात करें, तो ये सभी टॉपिक आपके संज्ञानात्मक विकास के इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जो कि जीन पियाजे या वाइगोटेस्की या कोहलबर्ग के माध्यमों के द्वारा दिए गए हैं। अगर इन सिद्धांतों की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो आपका संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास आप इसको बोलते हैं, जिसको कहीं कहीं पर निर्माण एवं खोज का सिद्धांत भी कहा जाता है। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, खोज का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। कहीं कहीं तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे का इनमें से सिद्धांत है और उसमें से एक नाम आपको दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कौन सा सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा आपका दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को एक तो संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। अगर हम दूसरे नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर निर्माण एवं खोज के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनसे संबंधित हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जहां पर हम लोग इन सिद्धांतों से संबंधित एक व्यापक चर्चा करेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इसमें किस प्रकार का आपका टॉपिक है जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से आपका संबंधित है। और इसी के आगे अगर वाइगोटेस्की की हम लोग बात करते हैं तो वाइगोटेस्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत इसको बोला जाता है। मतलब सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित जो आपका विकास है उससे संबंधित जो विचारधारा आपके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो रखी गई है ये वाइगोटेस्की के द्वारा दिया गया है, जिसको हम लोग सामाजिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और जैसा कि हमने इससे पहले चर्चा भी कर चुके हैं कि इससे संबंधित आपके हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन उठाए जाते हैं प्रत्येक आपके पोर्शन में, चाहे वो आपका हिंदी का हो चाहे मैथ का हो। तो वो जो विचारधारा या वहां पर जो क्वेश्चन आपके सही माने जाते हैं वो सही क्वेश्चन आपके इसी विचारधारा पर आधारित होते हैं, जिसको वाइगोटेस्की का सामाजिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इसी के बाद आपका जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है, इस कोहलबर्ग के सिद्धांत को हम लोग नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो कि कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। और आप लोग पढ़ते भी होंगे, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक स्टेज में बालक का जो नैतिक विकास होता है उस नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं और उन घटकों का प्रत्येक स्टेज में क्या स्थान होता है, वो कोहलबर्ग ने उन स्टेजों को बांट करके नैतिक विकास के बारे से संबंधित आपकी विचारधारा
आपके इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रस्तुत किया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि एक व्यक्तियों में या फिर एक बालक में उचित एवं अनुचित करने का जो निर्णय करने की जो तार्किक क्षमता होती है, वो तार्किक क्षमता किस स्टेज में किस प्रकार की होती है और इस स्टेज में उस नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से आपके घटक पाए जाते हैं, उसी घटकों को कोहलबर्ग ने प्रत्येक बालक के उनके स्टेज के आधार पर अपने इस सिद्धांत में प्रस्तुत किया है, जहां पर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इस सिद्धांत से पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नाम से जानते हैं। आप इसको अगर सरल भाषा में कहें तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो कि एक मानसिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है और मानसिक विकास से संबंधित ये 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी विचारधारा के आधार पर ही बालकों में सोचने समझने की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उस सभी बातों की जानकारी हमको इन्हीं सिद्धांतों के माध्यमों से पता चलती है। इसीलिए आपका जो सीटेट का सिलेबस है, इस सिलेबस में सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से पूछे जाते हैं, जहां पर आपको हमेशा 5 या 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये भी टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वो बालक की अवस्था से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे विकास की अवधारणा से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया हो, वो उचित तभी माने जाएंगे जब वो आपका उत्तर जीन पियाजे या वाइगोटेस्की या कोहलबर्ग के विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग या फिर इसके अनुकूल होंगे। तो ये भी टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पर इन सभी टॉपिकों को एक व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी और इसमें देखा जाएगा कि इनकी विचारधारा क्या है और इन्होंने प्रत्येक बालकों को किस स्टेज में बांटा है, उनकी आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है और उस आयु सीमा के अंतर्गत उन्होंने मानसिक विकास से संबंधित किस प्रकार की विचारधारा का वर्णन किया है, वो सभी लोग हम लोग जो है इनके सिद्धांतों में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी में एक और ही महत्वपूर्ण आपका आ जाता है टॉपिक, जिसका नाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि ये ऐसा टॉपिक है जहां पर हम लोग बालक क्यों बात करते हैं, क्यों सोचते हैं, क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, उन घटकों की जानकारी हमको इन्हीं विषय वस्तु से मिलती है, जिसको हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण के नाम से जानते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव तो आप सभी लोग जानते हैं, चाहे इसको आप एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि एक जो बालक होता है एक तो उसकी मूलभूत अपनी योग्यता होती है, जिसको उसको मौलिक योग्यता के नाम से आप लोग कह सकते हैं, जो मूल प्रवृत्तियों के रूप में या फिर जैविक जो विशेषता मानव की होती है, उसको हम लोग वंशानुक्रम के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति या वैयक्तिक जो विशेषता होती है, वो विशेषता कहीं ना कहीं उसकी जैविक विशेषता के आधार पर ही प्रभावित होती है, जिसको हम लोग इस विषय वस्तु में वंशानुक्रम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो एक तो बालक की अपनी जैविक विशेषता होती है, किसी कार्य को करने के लिए प्रभावित करती है, और एक उस बालक के चारों ओर का जो इन्वायरमेंट होता है, वो इन्वायरमेंट भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करता है, जिसको हम लोग वातावरण के नाम से जानते हैं, जहां पर बालक की क्रिएटिविटी या जो गतिविधि होती है, उस गतिविधि को प्रभावित करता है। तो इस तरह से बालक को बाह्य और आंतरिक रूप से प्रभावित करने वाले जो घटक होते हैं, उन घटकों का अध्ययन हम लोग इस पाठ में करते हैं, जहां पर हम लोग वंशानुक्रम एवं वातावरण के नाम से जानते हैं। और यहां से लगभग आपके 2 क्वेश्चन हमेशा आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, वंशानुक्रम या वातावरण से संबंधित, जहां पर बालक की जैविक विशेषता से संबंधित, जो कि कहीं कहीं पर पूछा जाता है कि एक बालक इतने वर्षों का है तो उसको प्रभावित करने वाली विशेषता क्या होगी, या मूल प्रवृत्तियां पूछी जा जाती है कि एक बालक शिशुआवस्था में है, उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाला इनमें से मुख्य घटक है। और वहां पर दे दिया जाता है, बहुत सारे संवेग दे दिया जाता है, मूल प्रवृत्तियां दे दी जाती हैं, इन्वायरमेंट दे दिया जाता है, और पूछा जाता है कि इसमें से मुख्य घटक है। वैसे प्रभावित करने वाले तो लगभग सभी घटक हैं, लेकिन क्वेश्चनों पर भी आप लोग देखे होंगे सीटेट का क्वेश्चन, जो कि कहीं कहीं पर अगर शब्दों पर अगर आप विशेष ध्यान न दें तो आपको लगता है कि ये चारों विकल्प आपके सही हैं, लेकिन वहां पर आपको देखा यह जाता है कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कौन सा विकल्प ज्यादा मजबूत है या ज्यादा उस क्वेश्चन के पास में है, ज्यादा सहमत रूप से उस क्वेश्चन का उत्तर दे पाता है, वही विकल्प आपका सबसे मजबूत माना जाता है। और उसमें हमको इसी बात का ध्यान रखना होता है
कि कौन सा जैविक रूप से विशेष इस अवस्था को प्रभावित करता है, या फिर बाल्यावस्था को प्रभावित करता है, या फिर किशोरावस्था को प्रभावित करता है, या फिर प्रौढ़ावस्था को। जैसा कि आपको कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शैशवावस्था को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है इनमें से, तो कौन सा घटक है? तो आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, माना जाता है कि शैशवावस्था को प्रभावित करने वाला मुख्य जो व्यवहार होता है या जैविक जो विशेषता होती है वो बालक की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, अपनी जो जैविक, क्योंकि वो वाय एनवायरमेंट से बिल्कुल अपरिचित होता है, उसकी अपनी व्यक्तिगत जो आह या फिर जो भी उनकी जैविक विशेषता होती है उसी के अंतर्गत वो व्यवहार करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था का जो व्यवहार होता है वो मूल रूप से मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, और मूल प्रवृत्तियों की जानकारी हमको जहां से मिलती है वो विशेषता हमको वंशानुक्रम के अंतर्गत पता चलती है। तो ये भी एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, जिसको वंशानुक्रम और वातावरण के नाम से जाना जाता है, और इससे कभी हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपका 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसी के आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी में एक टॉपिक आपका आता है, ये सभी टॉपिक ध्यान रखिएगा, ये सभी टॉपिक इसी के अंतर्गत आपके पूछे जाते हैं। बाल विकास एवं अध्यापन, मतलब एक शिक्षक जो है अगर वो अध्यापन कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि बाल विकास की विशेषता क्या है और उस विशेषता के अंतर्गत हमारा अध्यापन किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसी की जानकारी प्रदान करने से संबंधित ये सारे टॉपिक आपके इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये सारे टॉपिक आपके इसी टॉपिक के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत अगर हम और आगे बात करते हैं कि और इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपका है, तो यहाँ पर एक और टॉपिक आपका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये आपका टॉपिक है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि अध्यापन कला में अगर हम शिक्षण की बात जब करते हैं तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा के मुख्य केंद्र में जिसको रखा जाता है वो आपका बालक होता है, क्योंकि शिक्षण में मुख्य जिसका आधार या फिर स्थान जो होता है वो बालक होता है, क्योंकि वो अधिगम करता होता है। जो भी व्यवस्थाएं विद्यालय में की जाती हैं वो सभी व्यवस्थाएं बालक के अंतर्गत ही संचालित की जाती हैं, इसलिए हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो दृष्टिकोण बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर आधारित होती है। तो ये भी एक टॉपिक सीटेट के सिलेबस के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण रखता है आपका स्थान, जिससे आपका हमेशा 3 या 4 क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं, पूछा जाता है। इससे संबंधित आपकी जो विधियां होती है, जो पेडागोगी में आप पूछते हैं कि कौन सी विधि किस विषय वस्तु के लिए उपयुक्त हो सकती है, तो वो विधि इसी बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर आधारित होती है, क्योंकि उस विधि में देखा जाता है कि किस विधि में बालक का सर्वांगीण विकास हो रहा है या कौन सी विधि बालक के अनुकूल एनवायरनमेंट का निर्माण कर पा रही है। तो वो सब पेडागोगी के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके इसी बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर आधारित होती है। और इस शिक्षा के अंतर्गत अगर बात की जाती है तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं NCF, जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो इसको आप बोलते हैं, 2005 जो आपका आता है, और इसी में RTE जो आपका है 2009, इनसे संबंधित जो धाराएं और विचारधाराएं जो आपकी रखी गई है वो इसी पाठ से संबंधित है, जिसको बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत ही व्यापक टॉपिक है, जहां पर हम पेडागोगी से संबंधित जो शिक्षण विधियों की आप लोग बात करते हैं वो शिक्षण विधियां इन्हीं की विशेषताओं पर आधारित होती हैं, जिसको हम NCF के रूप में पढ़ते हैं, RTE के रूप में पढ़ते हैं, प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये सारा टॉपिक आपका बाल केंद्रित के ऊपर आधारित है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आगे शिक्षण विधियों में कि कौन सा जो शिक्षण विधि आपकी होती है वो शिक्षण विधि प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर आधारित है, कौन सी शिक्षा आपकी बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर आधारित है। अगर इसमें अंतर की बात करें तो आप लोग जानते भी होंगे, प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा होती है जहां पर बालक के सामाजिक या फिर जो आर्थिक होता है या फिर जो संवेगात्मक होता है या मानसिक विकास जो होता है या नैतिक विकास जो होता है या चारित्र का जो विकास होता है, इन सभी से संबंधित जब इन्वायरमेंट निर्मित करने से हम लोग बातचीत करते हैं या इस पर चर्चा करते हैं या इसका अध्ययन करते हैं, तो उस प्रकार की शिक्षा जो होती है वो आपकी
प्रगतिशील शिक्षा के नाम से जानी जाती है। और अगर बाल केंद्रित शिक्षा की हम लोग बात करते हैं तो जो व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान की जाती है, ऐसी शिक्षा आपकी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शामिल की जाती है, जिसको हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से उठाए जाते हैं सीटेट के सिलेबस में, क्योंकि इसी का विशेष स्थान आपका सीटेट में रखा गया। अगर हम लोग बात करें तो जो टेट और सीटेट में अंतर होता है वो अंतर इसी के ऊपर आधारित होता है। यहां पर इन चीजों को वैज्ञानिक रूप से पूछा जाता है, लेकिन सीटेट में इसी विषय से संबंधित आपके व्यवहारिक रूप से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जहां पर आपको इन्हीं विषयों से संबंधित आपको उत्तर का चुनाव करना होता है। तो इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे, व्यापक रूप से इस पर चर्चा करेंगे। एनसीएफ, बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा, सब पर चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित जो विधियां हैं उन विधियों को भी देखेंगे, जो कि आपका पूछा जाता है बहुत सारी चीजें इसमें से। तो उन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले हमको ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें से कौन सा टॉपिक विशेष स्थान रखता है और किस टॉपिक से कितने अंक पूछे जाते हैं। इन चीजों का अगर हमको ध्यान रहेगा तो जो हमारी तैयारी है वो तैयारी सही दिशा में और सही मात्रा में हो पाएगी। क्योंकि होता क्या है कि हमारे सामने सीटेट से संबंधित कई सारे टॉपिक रख दिए जाते हैं, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है और कहां से कितनी मात्रा में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस बात की जानकारी अगर हमको पता रहती है कि कहां से कितनी मात्रा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो उस टॉपिक को तैयार करने में हमको आसानी होती है और एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उस टॉपिक को तैयार करके आसानी से हम इन सिलेबसों को तैयार कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका बाल केंद्रित या प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर आधारित होता है। अब इसी के बाद अगर हम लोग एक और टॉपिक इसी में आता है, जिस टॉपिक को हम लोग कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता जो आपका 7वां है, ध्यान रखिएगा इसी के अंतर्गत अभी टॉपिकों की बात हो रही है जो बाल विकास एवं अध्यापन है आपका। तो इसी में आपका आता है वैयक्तिक भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता आप कह सकते हैं। भिन्नता ये आपका होता है वैयक्तिक भिन्नता। तो आप लोग देखे होंगे ये जितने भी कार्यक्रम हैं ये सभी कार्यक्रम आपके वैयक्तिक भिन्नता के ऊपर ही आधारित है। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान ये देना है कि इस वैयक्तिक भिन्नता में किसको विशेष स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वैयक्तिक भिन्नता में जाति, धर्म, समुदाय, समाज और लिंग, आप लोगों ने पढ़ा होगा जेंडर। हमेशा सीटेट में एक नंबर इस लिंग से आपका आता है, जेंडर जिसको आप बोलते हैं, जहां पर आप लोगों से लिंग पूर्वाग्रह के रूप में पूछा जाता है, जो कि परंपरागत और वर्तमान की जो विचारधाराएं मेल और फीमेल के अंतर्गत देखी जाती हैं, उनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो इसी व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत इन टॉपिकों से आपके पूछे जाते हैं, जहां पर धर्म, जात, समुदाय और समाज और लिंग को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत भिन्नता की बात की जाती है। क्योंकि हमको पता है कि व्यक्तिगत भिन्नता पर इन्हीं विशेष समुदायों का या धर्म का या जेंडर का या समाज का विशेष प्रभाव पड़ता है, और इसी के अंतर्गत जो व्यक्तिगत भिन्नता हमारे समाज में देखने को मिलती है वो समाज में इन्हीं विषय वस्तुओं के अंतर्गत इस तरह की व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत भिन्नता का टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत जात, धर्म, समुदाय और जो लिंग आपका है, जिसको लिंग पूर्वाग्रह के नाम से आपके टॉपिक में शामिल किया गया है, उन सभी टॉपिकों को इस व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाता है व्यक्तिगत भिन्नता, जो कहीं ना कहीं जात पर आधारित होता है या धर्म पर आधारित होता है या समुदाय पर आधारित होता है या समाज पर या फिर जो जेंडर होता है उस जेंडर पर आपका आधारित होता है। तो इतने टॉपिक जो आपके होते हैं वो आपका विशेष रूप से बाल विकास एवं अध्यापन कला से संबंधित होता है, जहां पर हम लोग बाल विकास अवधारणा या बाल विकास के सिद्धांत, जिसको हम लोगों ने बताया अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिसमें अभिभावक या मित्र मंडली या विद्यालय या जो समाज है उससे संबंधित संज्ञानात्मक विकास, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सारे टॉपिक आपके इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें कुछ और भी टॉपिक आपके विशेष स्थान रखते हैं, जैसे कि आपको पता होगा इसी में ये जो सारे टॉपिक हैं, इस सारे टॉपिकों में एक टॉपिक और आपका आता है जो एक ही आपका है मापन एवं मूल्यांकन। बस यही आपका आता है मापन एवं मूल्यांकन।
जिसको आप सतत व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। तो ये भी टॉपिक आपका इसी में शामिल है, क्योंकि ये जो भी आपके विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु को मापा जा सकता है, इसका मापन किया जा सकता है, चाहे वो मापन आपका मात्रात्मक रूप से किया गया हो, चाहे वो गुणात्मक रूप से किया गया हो। तो इस तरह का जो विचारधारा है, क्योंकि जो भी हम कार्य कर रहे हो, जब तक हमको पता ना हो कि उसकी उपलब्धि क्या है, तब तक हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो उसी को ध्यान में रख करके आपके सिलेबस में मापन एवं मूल्यांकन आपका रखा गया है, सिलेबस में शामिल किया गया है। और इससे से आपके 2 क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं, मापन और मूल्यांकन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पर पूछा जाता है सीखने के लिए आकलन या सीखने का आकलन। यहाँ पर पूछा जाता है कि एक बालक कक्षा कक्ष में सीख रहा है, बताइए वहां पर किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। या फिर एक बालक दूसरे के विषय वस्तु को अधिक ढंग से नहीं अध्ययन कर पा रहा है। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कक्षा कक्ष में बैठा एक बालक जल्दी समझ जाता है, एक बालक देर में समझ पाता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है या उस बालक में क्या व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, उसका आप मापन कैसे करेंगे, उसका आप मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो उस चीजों से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपका मापन एवं मूल्यांकन के रूप में आपका पूछा जाता है। तो वो पाठ आपका मापन एवं मूल्यांकन के रूप में देखा जाता है। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन इससे बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसको आपने देखा होगा और कई बार आपका सीटेट में पूछा भी गया है कि एक बावर्ची खाना बनाते समय खाना को चखता है, बताइए वो किस प्रकार का आकलन कर रहा है। तो वहां पर आपको दिया जाता है आपके सामने कि सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, और सीखने के दौरान आकलन, और सीखने में आकलन। इस तरह से आपके विकल्प में दे दिए जाते हैं। तो वहां पर आपको चुनाव करना पड़ता है कि सामने किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और उस परिस्थिति के अंतर्गत इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो अगर सीखने के लिए आकलन की अगर हम बात करते हैं, तो कक्षा कक्ष में बालक के सीखने के दौरान अगर मूल्यांकन किया जाता है, तो उस प्रकार का मूल्यांकन सीखने के लिए आकलन के अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत अगर आप बात करते हैं, तो जो आपने देखा होगा अब जो सेमेस्टर वाइज आपका पेपर होने लगा है, वो निरंतर प्रोग्रेस या उपलब्धि जो होती है उसका मापन करते हुए बालकों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और इस प्रकार की विचारधारा सीखने के लिए आकलन पर ही आधारित होता है, जहां पर एक अध्यापक अलग अलग प्रकार की प्रश्नावलियों का निर्माण करके, प्रश्न उत्तर पूछ करके, क्विज टेस्ट लेके, दत्त कार्य करा करके, प्रश्नावली का निर्माण करके बराबर कक्षा कक्ष में इस तरह का विचारधारा करता रहता है। तो ये सभी प्रकार का व्यवहार आपका सीखने के लिए आकलन से ही संबंधित होता है। और अगर सीखने का आकलन की अगर बात करते हैं, तो सिखाने के बाद, जैसे कि आपका जब परीक्षा आपका होता है, पूरा सत्र जब समाप्त हो जाता है और उसके बाद जब आपका परीक्षा होता है, तो वो परीक्षा का जो आपका होता है वो सीखने का आकलन के अंतर्गत आता है, जहां पर हमको इस बात का पता लगाना होता है कि सीखने के बाद बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। तो वो चीजें आपके सीखने का आकलन से संबंधित होता है, जो कि इसी पाठ से संबंधित होता है, जिसको हम लोग मापन एवं मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। तो इतने टॉपिक आपके विशेष रूप से इस विषय वस्तु से संबंधित होते हैं, जिसको हम लोग बाल विकास एवं अध्यापन कला के नाम से जानते हैं। और इस के उद्देश्यों को अगर हमको पूर्ति करना होता है, या इसके विशेष जो व्यवहार हैं, इन व्यवहारों को अगर हमको जानकारी रखनी होती है, तो इसी विषय वस्तु से ये सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसीलिए इस सीटेट के सिलेबस में इस प्रत्येक टॉपिक का अपना स्थान है, और प्रत्येक स्थान से इतने सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो ये तो इतने टॉपिक आपके बाल विकास एवं अध्यापन कला के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक जो हमारा है, वो अगला टॉपिक आपका आता है, अगर उस टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका माना जाता है, जहां पर कुछ विशेष प्रकार के बालक जो होते हैं उनसे संबंधित आपका टॉपिक है, और उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे, देखेंगे भी कि किस तरह से वहां पर आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या उसमें कौन कौन सा विषय आपका विशेष स्थान रखता है। तो वहां पर आप देख सकते हैं, जहां पर आप लोग बात करते हैं समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा आपकी है। समावेशी शिक्षा को आप, इसका जो पूर्व विचारधारा है, जिसको आप लोग विशिष्ट बालक कहते हैं, विशिष्ट शिक्षा भी कह सकते हैं या विशिष्ट बालक के रूप में कहते हैं। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखी जाती है, और इसमें हम उन बालकों का अध्ययन करते हैं जो बालक सृजनात्मक,
सृजनात्मक बालक, रचनात्मक बालक, रचनात्मक बालक, बौद्धिक बालक, बौद्धिक बालक। आपने देखा होगा बुद्धि से भी आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सिद्धांतों से आपका संबंधित होता है, क्योंकि बुद्धि जो आपकी होती है उस बुद्धि के सिद्धांतों में आप लोग देखेंगे कि जो बौद्धिक होते हैं वो सभी बालक बुद्धि से बिल्कुल अलग होते हैं और उस अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो किन किन सिद्धांतों पर आधारित होती है, उसको कैसे प्रभावित करते हैं या उसका कैसा अध्ययन करते हैं, तो वो चीजें आपके बौद्धिक बालक के अंतर्गत रखी जाती हैं। और आपने देखा होगा सृजनात्मक बालक या फिर इसी में एक और बालक आपका आता है जिसका नाम होता है प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक। ये सारे बालक जो आपके पाए जाते हैं जिसको हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन के क्षेत्र में रखते हैं और उसके अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये सृजनात्मक बालक, रचनात्मक बालक, बौद्धिक बालक और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इन सभी बालकों की जो मानसिक योग्यता होती है, मानसिक जो योग्यता होती है, ये मानसिक योग्यता बिल्कुल भिन्न होती है। और चूंकि समावेशी शिक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस शिक्षा में इन सभी प्रकार के बालकों को स्थान देकर के शिक्षा व्यवस्था संचालित की जाती है। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा बालक सृजनात्मक बालक है, कौन सा रचनात्मक बालक है, कौन सा बौद्धिक बालक है और कौन सा प्रतिभाशाली बालक है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सृजनात्मक या रचनात्मक, जो कि आपके बालक के बुद्धि से संबंधित होते हैं। तो वो सारी चीजें आपकी इसी से पूछी जाएंगी जो कि बौद्धिक विकास से आपका संबंधित होगा। इसी में एक टॉपिक और का समावेशी शिक्षा में ही एक टॉपिक आपका शामिल किया जाता है, इसको अधिगम अक्षमता के नाम से जानते हैं। अधिगम अक्षमता कहते हैं इसको, अधिगम अक्षमता कहते हैं। और इसमें डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, इस तरह की जो अधिगम अक्षमता जो सीखने में बालकों को देखने में या सुनने में या बोलने में या अक्षरों की पहचान करने में जो बालकों के जो कठिनाइयां होती हैं, उन कठिनाइयों को अधिगम अक्षमता के रूप में देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर समावेशी शिक्षा का टॉपिक है और समावेशी शिक्षा के टॉपिक में विशिष्ट बालकों का विशेष स्थान होता है। तो इन बालकों में कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई उपलब्धि पाई जाती है, जहां पर हम लोग अधिगम अक्षमता के रूप में इसको देखते हैं और इसी अधिगम अक्षमता को दूर करके बालकों को सामान्य शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग समावेशी शिक्षा का कह सकते हैं। तो जो आपकी समावेशी शिक्षा है, इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन टॉपिकों को विशेष स्थान दिया गया है, इसी का हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। अब इसी के बाद एक और टॉपिक आपका आता है, ध्यान रखिएगा। यह टॉपिक सीटेट के सिलेबस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अध्ययन एवं अध्यापन। अध्ययन एवं अध्यापन ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम लोग अध्ययन एवं अध्यापन कहते हैं। और इसको अगर आप सरल भाषा में समझना चाहें, जो आपका ये शब्द है, इस शब्दावली को अगर आप समझना चाहें तो इसको आप जो है शिक्षण शास्त्र कह सकते हैं। शिक्षण शास्त्र इसको कह सकते हैं, शिक्षण शास्त्र। और शिक्षण शास्त्र जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो सीटेट का सिलेबस होता है, उस सिलेबस में आपके 5 पोर्शन होते हैं। उस 5 पोर्शनों में से एक जो आपका 30 नंबर का साइको होता है, वो तो आपका रहता ही है। उसी के साथ में आपका जो है 4 पोर्शन, जो अन्य पोर्शन जैसे कि आपका मैथ होता है, हिंदी होता है, एनवायरनमेंट है, इस तरह के जो आपके पोर्शन होते हैं, उन पोर्शनों में से जो 4 पोर्शन होते हैं, उस 4 पोर्शन से लगभग 15 क्वेश्चन आपका इसी शिक्षण शास्त्र से पूछा जाता है, जिसको आप सरल भाषा में पैडागोगी के नाम से जानते हैं। पैडागोगी जिसको आप कहते हैं। तो ये जो आपका जो विषय है, इस विषय के अंतर्गत आपका लगभग जो है 60 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं आपके सीटेट के सिलेबस में।
और अगर हम लोग इस विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं कि जो अध्ययन एवं अध्यापन आपका होता है, मतलब अध्ययन को आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको जो है हम लोग सीखना कहते हैं, सीखना कहते हैं। और अगर इसकी अध्यापन की बात करते हैं तो इसको हम लोग सिखाना कहते हैं, सीखना एवं सिखाना, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसमें उन विषय वस्तुओं को शामिल किया गया है जिसके माध्यमों से किसी व्यक्ति विशेष में सीखना एवं सिखाने की जो व्यवहार होते हैं, उन सभी व्यवहारों को इस अध्ययन और अध्यापन के विषय वस्तु के अंतर्गत रखे गए हैं, जिसको हम लोग सरल भाषा में शिक्षण शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं। और जब आपके अन्य पोर्शन का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें आप पैडागोगी के नाम से उसको जानते हैं, जहां पर प्रत्येक विषयों की प्रकृति के आधार पर किस प्रकार का अध्यापन होना चाहिए, उस तरह की विशेषताओं का या उस तरह के व्यवहारों का अध्ययन आप इस पैडागोगी के अंतर्गत करते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें किस पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे इस विषय वस्तु में मुख्य रूप से जो बालक होता है, जो बालक आपका होता है, ये बालक क्या सोचता है, क्या सोचता है, कैसे सोचता है, कैसे सोचता है और क्यों सोचता है, क्यों सोचता है, इस तरह का व्यवहार का अध्ययन और अध्यापन इसी विषय वस्तु के अंतर्गत किया जाता है, जिसको हम लोग अध्ययन और अध्यापन के व्यवहार के रूप में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमको पता है कि बालक क्या सोचता है, कैसे सोचता है और क्यों सोचता है। तो क्या सोचता है, तो इसको तो हम लोग विषय वस्तु के रूप में देखते हैं कि जो हमारा विषय है उसके प्रति ये व्यवहार आपका शामिल किया जाता है। और कैसे सोचता है, तो बालक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक अवस्था में बालकों की सोचने की जो विशेषता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। और क्यों सोचता है, तो इसको हम लोग आवश्यकता के रूप में देखते हैं, इसी को हम लोग आवश्यकता के रूप में देखते हैं। तो ये जो बालक के द्वारा क्यों, कैसे या क्यों जैसे व्यवहार होते हैं या सोचने के जो तरीके होते हैं, इस तरह के तरीके इस तरह की विषय वस्तुओं के ऊपर आधारित होता है, जिसको हम लोग विषय अवस्था और आवश्यकता के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपका विषय वस्तु है जिसको अध्यापन एवं अध्ययन कहते हैं, इसमें विशेष रूप से इन्हीं से संबंधित व्यवहारों का विशेष स्थान होता है, जो कि कहीं ना कहीं बालक की आवश्यकता से संबंधित होता है, बालक के व्यक्तिगत विशेषताओं से संबंधित होता है और जो विषय वस्तु की प्रकृति होती है उस प्रकृति से संबंधित होता है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा जब पैडागोगी के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जैसे आपका हिंदी आपका दिया रहता है, हिंदी में आप बात करते हैं, मैथ की अगर बात करते हैं जिसको आप गणित कहते हैं, गणित की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर हिंदी में प्रत्येक अवस्था की शिक्षण विधियां होती हैं, उसी के अंतर्गत बालक के जो उद्देश्य होते हैं उनके पूरे किए जाते हैं और उस उद्देश्यों का संबंध बालक की उस अवस्था के अंतर्गत होता है, जो कि उसके आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इन चीजों को हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें आपके बालक के इन व्यवहारों या विशेषताओं के ऊपर आधारित होता है, जिसके आधार पर ही हम शिक्षण शास्त्र को प्रभावशाली बना सकते हैं और इसी के द्वारा सीखने सिखाने का जो व्यवहार है उस व्यवहार को हम प्रभावशाली कक्षा कक्ष में रख सकते हैं या प्रभावशाली ढंग से कक्षा कक्ष के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि इस अध्ययन एवं अध्यापन के व्यवहार में कौन कौन सी विषय वस्तु को विशेष रूप से शामिल किया गया है, जिनके आधार पर हम विषय वस्तु की प्रकृति का या बालक की अवस्थाओं का या बालक की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त हो सके या हमको मिल सके। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें विशेष रूप से जिन चीजों को शामिल किया जाता है वो आपका पहला जो होता है वो अधिगम होता है। अधिगम आपका होता है। अधिगम आपको पता होगा, अधिगम जिसको आप लर्निंग कहते हैं, और इसी में आपका शामिल किया जाता है मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां जिसको आप कहते हैं, और इसी में शामिल किया जाता है संवेग। अब इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, जो आगे का टॉपिक था
जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि संवेग एक मानव जीवन की ऐसी मूलभूत विशेषता होती है जिसके माध्यमों से व्यक्तियों में सामाजिकरण की जो व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों को दिशा निर्देश या परामर्श या उनके विकास से संबंधित जो व्यवहार या आधार होते हैं वो सभी विशेषताएं किसी भी व्यक्तिगत विशेषता के इसी संवेग के मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित होता है, जो कि आप पढ़ते हैं संवेग के पाठ में। और आपके मनोविज्ञान में ये अलग से पाठ दिया गया है जिसको आप संवेग के पाठ के रूप में चर्चा करते हैं, जहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा मूल प्रवृत्तियां जो मैकडूगल के द्वारा दी गई थी, और प्रत्येक प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बालक के प्रत्येक प्रकार के संवेगों के साथ में जुड़ा होता है, जहां पर बालक उसी संवेगिक दृष्टिकोण के आधार पर अपने आप को या कक्ष में या समाज में अपने आप को समायोजित करता है या वहां पर उन्हीं व्यवहारों के माध्यमों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर अधिगम, मूल प्रवृत्तियां, संवेग, और इसी में आपका आ जाता है संवेदना। ये संवेदना इसी में रखा जाता है। इसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान इसी में आपका आता है, जिसको आप मनोवैज्ञानिक भाषा में अवधान के नाम से जानते हैं। और इसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो रुचि भी आपका इसी में आता है, क्योंकि इन चीजों का शामिल करने का आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बातें की गई है, अध्ययन और अध्यापन की जो बातें रखी गई है, जो आपका विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु में विशेष जिस व्यवहार की भूमिका होती है वो व्यवहार आपका इस रूपों में देखा जाता है, जो कि आपके मनोविज्ञान के सिलेबस में शामिल है। और इसी व्यवहार के आधार पर प्रत्येक विषय के जो पैडागोगी आपकी पूछी जाती है, उन प्रत्येक विषय की प्रकृति के आधार पर बालक की अवस्थाओं और आवश्यकताओं के अनुसार उनकी इन विशेषताओं के आधार पर शिक्षण कार्य आपका प्रभावशाली बनाया जाता है, प्रभावशाली बनाने की कोशिश की जाती है। तो इतना जो आपके पाठ है, जिन पाठों को हम लोगों ने चर्चा किया, आप लोग पढ़ते भी हैं विषय वस्तु में। अधिगम का अपना एक व्यापक पाठ होता है, मूल प्रवृत्तियों का आपका होता है, संवेग का होता है, संवेदना आपका अलग होता है, ध्यान और रुचि। इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का किसी विषय वस्तु के प्रति एक दृष्टिकोण का निर्माण करने के लिए ध्यान और रुचि का विशेष स्थान होता है। उसी के प्रति व्यक्ति का जो विषय वस्तु जो होती है, उस विषय वस्तु के प्रति नेगेटिव या पॉजिटिव जो दृष्टिकोण आपका निर्मित होता है, वो किसी भी व्यक्ति विशेष में इसी ध्यान और रुचि के आधार पर आकर्षित किया जाता है। तो ये सारी चीजें या इन सारी विशेषताओं के आधार पर ही आपका जो शिक्षण शास्त्र होता है, जिसके माध्यमों से अध्ययन और अध्यापन, जिसको आप सरल भाषा में सीखना और सिखाने जैसे विशेषता या व्यवहार कह सकते हैं, इन व्यवहारों के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो ये सारी चीजें आपके मनोविज्ञान के जो आपका क्वेश्चन आंसर आपका होता है, जैसे कि आपको पता भी होगा, जैसे कि हमने बता भी रखा है आप लोगों को कि इतनी चीजें या इतना जो व्यवहार होता है, इन व्यवहारों से लगभग 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि इन्हीं विषय वस्तुओं से आपके संबंधित होते हैं। और इन विषय वस्तुओं का विशेष उद्देश्य होता है, जिसके अंतर्गत इन सभी वस्तुओं के उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। वो चीजें आपकी रखी जाती हैं जिसको हम लोग ज्ञानात्मक कहते हैं और भावात्मक कहते हैं और क्रियात्मक कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे कोई विषय वस्तु केवल तथ्यों और घटनाओं के आधार पर केवल जानकारी प्रदान करने की अगर हम बात करते हैं, तो इस तरह का व्यवहार ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। और किसी विषय वस्तु में अगर हम भाव और भाषा के माध्यम से या मूल प्रवृत्तियों के माध्यमों से या रुचि के माध्यम से अगर किसी विषय वस्तु के प्रति जुड़ करके उसका अध्ययन करते हैं, तो इस तरह का व्यवहार हमारा भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और अनुप्रयोग करना या क्रिएटिविटी के माध्यमों से हम उस क्रिया में भाग लेकर के जब किसी विषय वस्तु के प्रति हम निगेटिव या पॉजिटिव दृष्टिकोण का विकास करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा व्यवहार जो हमारा होता है वो क्रियात्मक व्यवहार के अंतर्गत या जो आपका शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, उस क्रियात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। और यही उद्देश्य आपके जो आपका शिक्षण शास्त्र होता है, उस शिक्षण शास्त्र को प्रभावशाली बनाने में एक अध्यापक का मदद करता है, जिसके माध्यम से वो अध्ययन और अध्यापन के कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब इनमें से हम लोग
अलग अलग तरीके से इनके सभी अलग अलग जो टॉपिक हैं इन टॉपिकों का अलग से वीडियो बना के इसमें डाल देंगे। आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके इन सभी टॉपिकों से संबंधित वीडियो देख सकते हैं और वहां पर इन चीजों के द्वारा आपके सामने जो भी समस्या होंगी उन समस्याओं का समाधान आप इन टॉपिकों का अध्ययन करके आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो है इन वीडियो को हम अलग से जब टॉपिक बनाएंगे तो इसमें डाल देंगे, वहां से आप देख करके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद, बाकी बाद में।